हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्रेडिट रेटिंग साख मूल्यांकन के बारे में बता रही हूँ। तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर तो काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो गया था। अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोप कॉन्टिनेंट की जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग का फंक्शन था वो काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो गया था। बट इंडिया में जो इसकी इनकमिंग हुई है क्रेडिट रेटिंग की आफ्टर 1987 में हुई। 1987 और 88 में सबसे फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशंस थी क्रिसिल वो स्टेब्लिश हुई इंडिया में और उसी ने क्रेडिट रेटिंग का जो है वो फंक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद क्रिसिल के बाद 1991 में आइक्रा नाम की जो कंपनी एटलिस्ट वो आई। 1994 में केयर और केयर के बाद ऑनिक्रा और इस स्टाइल से वन बाय वन जो है डिफरेंट टाइप्स की इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में स्टेब्लिश होने लगी। तो रियल में क्रेडिट रेटिंग होता क्या है? तो आप पहले तो ये समझ गए कि कब शुरुआत हुई, कहाँ हुई, किस किस कंट्री में कितनी कितनी क्रेडिट रेटिंग जो हुई, तो ये हो गया। लेकिन इंडिया में जो स्टार्टिंग था वो क्रिसिल के थ्रू हुई। क्रिसिल जो थी वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन थी जिसने क्रेडिट रेटिंग का काम किया। क्रेडिट रेटिंग मीन्स ये होता है कि क्रेडिट रेटिंग एक फंक्शन है, एक इंफॉर्मेशन है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक ओपिनियन है, एक पॉलिसी मान लीजिए आप, वो है जो एटलीस्ट आपको या इन्वेस्टर्स को ये इंफॉर्मेशन देती है कि रियल में पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उसकी सिक्योरिटी की कंडीशन क्या है, उस कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी आपको पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, डिविडेंड बेटर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं हो डूब तो नहीं जाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिस कंपनी में, जिस सिक्योरिटी पर, एटलीस्ट उसकी रेटिंग कैसी है, वो कहाँ चल रही है, रिसेंट टाइम में उसका लेवल क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब सब कुछ आपको एक इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसको हम क्रेडिट रेटिंग के नाम से जानते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एक फंक्शन है जिसको साख मूल्यांकन का नाम दिया जाता है। तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इंस्टीट्यूशंस करती है और इसका एक ही मेन मोटिव होता है कि ये इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट रेटिंग मीन्स उस विचारधारा से है, ऋण नीति से है तथा विश्वास से है। इसमें विचारधारा है और आपकी ऋण नीति है और एक विश्वास है जो किसी साख उपकरण के उसकी शोधन क्षमता तथा उसके मूल्य को व्यक्त करती है। तो वो किसी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, एटलीस्ट उस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की उसकी जो कितनी एफिशिएंसी है कि वो रिडम्पशंस इन फ्यूचर वो आपको पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसकी शोधन क्षमता की, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है तथा उसके मूल्य को भी व्यक्त करता है और उसके प्राइस को भी बता रहा है कि रिसेंट टाइम में उसका प्राइस क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग विचारधारा है, रणनीति है, एक विश्वास है जो किसी साख उपकरण के बारे में दी जाती है। बताया जाता है कि साख उपकरण की शोधन क्षमता कितनी है और उसका रिसेंट प्राइस क्या है, उसके बारे में आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो क्रेडिट रेटिंग में प्रतिभूतियों के गुणों का आंकलन कर इसमें जो भी सिक्योरिटी होती है एटलीस्ट उन सिक्योरिटीज की मेरिट्स को इवेल्युएट किया जाता है कि रियल में उस सिक्योरिटी में कितनी कौन कौन सी मेरिट्स है और फिर उनका इवेल्युएशन कर करके ये बताया जाता है, उसकी श्रेष्ठता बताया जाता है कि सिक्योरिटी कितनी श्रेष्ठ है, कितनी पावरफुल है, मार्केट में इसकी क्या कंडीशन है, ब्याज की क्या रेट चल रही है, क्या देगी और क्या दे सकती है, और आपका जो मूलधन है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है एटलीस्ट वो वापस रिकवर भी होगा या नहीं होगा, और उसकी शोधन क्षमता क्या है, उसकी वापस के रिडम्पशन की कैपेसिटी क्या है, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब समझ गया कि शोधन क्षमता के बारे में जानकारी देती है, जिस प्रतिभूति में आप पैसा लगा रहे हो उसके बारे में। देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रेटिंग? साख मूल्यांकन के रियल में उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है निवेशकों को कम लागत पर सही प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध करना कि ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर, बहुत कम कॉस्ट पर इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देना इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम कॉस्ट पर बेटर जो है अच्छी सूचनाएं, प्रमाणिक ऑथेंटिक जो हो एटलीस्ट वो सूचनाएं उसको उपलब्ध कराए। सेकंड है निवेशक संस्थाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाता है। जो भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्टमेंट को गाइडेंस देने का काम करती है तो उसको कुछ सिद्धांत के बारे में बताता है ये उन इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद मर्चेंट बैंक, दलाल, कंपनी, अधिकारियों आदि को प्रतिभूति के मूल्यांकन की जानकारी देता है, क्योंकि कुछ मर्चेंट बैंकर है वो भी सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ ब्रोकर करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस करती है। तो उन सभी के अधिकारियों को या उनको जो है वो प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना
उसके बाद उच्च श्रेणी मूल्यांकित कंपनियों की ब्याज दरों में कमी करना, कि जिस कंपनी की सिक्योरिटी की रेटिंग बहुत अच्छी आई है या जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी आई है, वैसे कंपनी की नहीं होती, सिक्योरिटी की होती है रेटिंग, तो अगर रेटिंग अच्छी आई है तो कंपनी को ये बताना कि वो कम ब्याज दर पर भी उस सिक्योरिटी को इशू कर सकती है क्योंकि उसकी रेटिंग जो है वो अच्छी आई है। उसके बाद है अंश निर्गमनकर्ता कंपनी के अंशों के विपणन में सहायता करना, कि जो कंपनी शेयर को सेल कर रही है तो उनके शेयर की रेटिंग बता करके उनके शेयर की मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज करना भी क्रेडिट रेटिंग का एक वो है मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऋणी को सही समय पर भुगतान को अनुशासित करवाना, कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप उसको रीड टाइम पर पे कर दिए, उसको एक ऐसा डिसिप्लिन में लाना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद होता है सारी सूचनाएं एकत्रित करना, लेखा सिद्धांतों की अनुपालना करना, वित्तीय सूचनाओं में अगर सुधार करना, तो ये सब कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है इसके क्रेडिट रेटिंग के, कि इसको ये इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है। अब आता है फंक्शन की रियल में क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस करती क्या है। क्रेडिट रेटिंग क्या था ये देखा, अब क्रेडिट रेटिंग कुछ इंस्टीट्यूशंस करती है, जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपने ऊपर में नाम देखा। एटलीस्ट अब उन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन क्या है, तो उनका सबसे पहला फंक्शन जो है वो है निवेशकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, कि सबसे मेन पावरफुल फंक्शन होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स है कहीं ना कहीं किसी न किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई डिवेंचर में करता है, कोई बॉन्ड में करता है, कोई शेयर में करता है, तो एटलीस्ट उनके धन की सुरक्षा, समय पर उनको ब्याज दर मिलेगा या नहीं मिलेगा, शोधन क्षमता की गारंटी, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देना सबसे पहला काम है क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस का। उसके बाद है साख उपकरण की जोखिम को इवेल्युएट करना, कि जो भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है एटलीस्ट उसमें रिस्क कितनी है, उस रिस्क को इवेल्युएट कर करके उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर को देना, कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हो तो उसकी रिस्क कितनी है, कि आपका रिस्क कितने % है कि आपका पैसा वापस आपको मिलेगा या नहीं मिल पाएगा, उसके बारे में उसको देना। और उसके प्रतिफल की भी जानकारी देना, कि जो आपने रिटर्न की जो आपकी एक्सेप्टेशंस है एटलीस्ट उसके अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप आपको प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी देना इसका सेकंड है। उसके बाद वित्तीय अनुशासन का निर्माण करना, कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है वो फॉर्मुलेट करता है, कि ये कंपनी के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन देता है कि उसकी प्रतिष्ठा कितनी है, उसकी ईमानदारी कितनी है, उसकी शोधन क्षमता कितनी है। तो इतनी सारी जो है बातों के बारे में जब वो इन्वेस्टर्स को बताता है तो कंपनी खुद चाहती है कि वो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहे। तो इसका मेन काम होता है कि उन कंपनियों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करवाना इसका फंक्शन है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड इन्वेस्टर्स को देता है। उसके बाद वित्तीय प्रतिनिधित्व प्रदान करना, कि एक फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सभी सूचनाओं का एक निष्पक्ष आंकलन करता है बिना किसी बायस डिस्क्रिमिनेशन के। ये टोटल जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है एटलीस्ट उसको इवेल्युएट करता है। तो ये एक तरीके का फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका काम है एज ए फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव काम करना, सभी को बिना बायस हुए, बिना निष्पक्ष के उसका इवेल्युएशन करना इसका काम है। उसके बाद निवेशकों के खर्चों में कमी लाना इसका काम है, क्योंकि ये निवेशकों को बहुत सारी जानकारी देता है। अब इसको वो जानकारी कैसे कलेक्ट करनी पड़ती है, उसको जानकारी एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण कराना पड़ता है, रिसर्च करवाना पड़ता है, खोज कराना पड़ता है, अनुसंधान करवाना पड़ता है, आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं, अनुसूचियाँ प्रश्नावलियाँ भरवानी पड़ती है, बहुत सारे दस्तावेजों की जांच करनी पड़ती है, एनालिसिस करने पर उसको खर्च करना पड़ता है। तो क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस ये खर्चा जो है वो इन्वेस्टर खुद नहीं करें, एक इंस्टीट्यूशंस कर करके हज़ारों का फायदा कर देती है। तो कॉस्ट जो होती है इन्फॉर्मेशन की वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका काम है कि ये उसके निवेशकों के खर्चे में कमी कर दे। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो मिनिमम कॉस्ट पे वो कर सकता है। उसके बाद व्यावसायिक फर्म का विश्लेषण करती है। इसका काम है कि व्यावसायिक फर्मों का फुली उनको एनालिसिस करें, उनके व्यवसाय की संचालन क्षमता को देखें कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, बिजनेस को वो किस स्टाइल से सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही है वो देखना। उसके बाद होता बाजार की दशाओं के बारे में देखना कि रियल में मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, लीगल कंडीशन क्या है, कंपनी के बारे में कोई मेन लीगल प्रोविजन तो नहीं आ रहा है, इन सभी के बारे में उसको एनालिसिस करना। और इसका जो भी इसकी जो सिक्योरिटी एटलीस्ट उसका मार्केट प्राइस क्या, मार्केट प्राइस में कितनी स्टेबिलिटी है भी या नहीं है, कंपटीशन क्या चल रहा है, कंपनी का मेन कंपटीटर कौन सा है और कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। तो इन सभी के बारे में एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और फिर किसी सही नतीजे पर पहुंचना, कंक्लूजन पे पहुंचना इसका मेन काम होता है। उसके बाद है प्रबंधकीय क्षमता का मूल्यांकन करना कि जिस सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हैं तो सिक्योरिटी के प्राइस टोटल में मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं कि मैनेजमेंट किस स्टाइल का है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी योजनाएं क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनके ओपिनियन क्या है, तो उन सभी के बारे में इकट्ठे करना, और रियल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके और फिर वो प्रबंधकीय सूचना जो है इन्वेस्टर्स को देता है। उसके बाद संपत्ति का विश्लेषण करना कि किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी के बारे में आप कुछ बोल रहे हो तो इससे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि कंपनी में एसेट्स कितने हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू, सिक्योरिटी के प्राइस का, रिडम्पशंस कैपेसिटी, वो सब एसेट्स पे डिपेंड करती है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये उस कंपनी की पूरी एसेट्स को एनालिसिस कर ले कि रियल में कंपनी के पास मूवेबल एसेट्स क्या है और इमूवेबल एसेट्स क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, लिक्विडिटी की क्या प्रॉब्लम है, तरलता मेंटेन करती है नहीं करती है कंपनी। उसके बाद है कि रियल में फिक्स एसेट्स का करंट एसेट्स से रेशियो क्या है, इन सभी के बारे में कैपिटल स्ट्रक्चर किस स्टाइल का है और एटलीस्ट रिजर्व प्रिपेयर कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, तो इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी इसका एक फंक्शन माना जाता है कि ये सभी एसेट्स को एनालिसिस करे और उसके बाद जो है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को देखे, रिजर्व फंड को देखे कि रिजर्व फंड कंपनी ने प्रिपेयर किया नहीं प्रे, उसके बाद किसी जो है नतीजे पर आए। उसके बाद सार्वजनिक नीति के निर्माण में सहायक करना कि गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है तो पर्टिकुलर किसी किसी कंपनी और किसी किसी सिक्योरिटी में कोई प्रोविजन और कुछ करनी पड़ती है पॉलिसी को, तो क्रेडिट रेटिंग से उस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को हेल्प मिल सकती है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अब रियल में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस उसी के लिए होगी जो इनसे लिंक्ड होता है। तो इससे सबसे पहला जो लिंक्ड होता है वो होता है इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या इन्वेस्टर्स के लिए क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें है सबसे पहला जोखिम की जानकारी कि रियल में कहीं भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप रिस्क को इवेलुएट करना चाहते हो, आप ऐसा पता लगाना चाहते हो कि रियल में उस सिक्योरिटी में रिस्क कितनी है। तो आपको सबसे पहला बेनिफिट इन्वेस्टर्स को ये मिलता है कि उसको रिस्क की पूरी इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू दे दी जाती है। क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस ये जो होते हैं ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ सांकेतिक चिन्ह होते हैं, तो उन सिंबल्स के थ्रू आपको पता चल जाता है कि रियल में उसमें कितनी रिस्क अवेलेबल है। तो आप एक जोखिम को इवेलुएट कर पाते हो, आपको पता चल जाता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला है या नहीं है, पहली बात ही हो गया। उसके बाद प्रतिभूति निर्गमनकर्ता कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है इन्वेस्टर्स को कि आप जिस भी कंपनी की सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो तो उस सिक्योरिटी को इशूइंग कंपनी की कंडीशन क्या है, उसकी एसेट्स कितनी है, उसके फंड कितने हैं और उसकी पास्ट की क्या कंडीशन और फ्यूचर में वो कंपनी क्या कर सकती है। तो कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा एक बार आपके हाथों में होता है, क्योंकि पहले से ही ये रेटिंग जो दी गई है वो उसकी एसेट्स और लिक्विडिटी के बिहाफ पर दी गई है। उसके बाद प्रतिभूतियों के चुनाव में मदद मिल जाती है। अब आप अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपने 3-4 कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग देख ली। क्रेडिट रेटिंग देखने के बाद आप ये देखते हो कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इनके लास्ट की कंडीशन क्या है, इनके पास अवसर्स कितने हैं, इतना टर्नओवर कितना है। तो एक अच्छा सिलेक्शन आप कर सकते हो। इन सारी इंफॉर्मेशन के कारण आप अपने इन्वेस्टमेंट में एक बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो इन्वेस्टर्स को मदद मिलती है कि वो अच्छी सिक्योरिटी का सिलेक्शन कर सकता है। उसके बाद निवेश की सुरक्षा रहती है, सेफ्टी रहती है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं भी डूबत में कन्वर्ट नहीं होगा, एटलीस्ट उसकी रिकवरी होगी, अच्छे रिटर्न के साथ उसकी रिकवरी होगी, सेफ्टी होगी और इन फ्यूचर वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि रेटिंग इंस्टीट्यूशंस ने एक अच्छे एनालिसिस करने के बाद आपको उसकी रेटिंग बताई है कि यहाँ पर रिस्क है या नहीं है। उसके बाद उपयुक्त निवेश निर्णय में सहायक कि आप एक बेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको गेन कर पाते हो, एक अच्छा डिसीजन ले पाते हो कि रियल में आपका रिटर्न भी बढ़े और आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया और जो है वो इंक्रीज होता जाए। उसके बाद मध्यस्थ सेवाओं पर खर्च में भी बचत हो जाती है कि क्रेडिट रेटिंग की वजह से आपको पता चल गया और आप डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक मीडिएटर या ऑप्शंस या ब्रोकर्स या कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसी को आपको हायर नहीं करना पड़ता है, तो ये एक्सपेंडिचर भी आपके जो है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद रियल में कंपनी को उससे क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि उस कंपनी की सिक्योरिटी के बारे में क्रेडिट रेटिंग दी जा रही है तो कंपनी को भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं उसमें। तो सबसे पहला होता है कि सार्वजनिक निर्गमन की लागत में कमी हो जाती है। रेटिंग देने के बाद आपके इशूइंग एक्सपेंडिचर कंपनी के जो होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर आपकी रेटिंग अच्छी हो तो। देखो यहाँ ये बात ध्यान देनी है, जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी होती है उस कंपनी को इशूइंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं करने पड़ते, ज़्यादा एड पर खर्च नहीं करना पड़ता,
वो डायरेक्ट अपने इशू को लॉन्च कर देती है और पब्लिक उसको आसानी से परचेज कर लेती है या इन्वेस्टर्स उसमें आसानी से पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी की रेटिंग अच्छी थी। तो कंपनी के इशूइंग एक्सपेंडिचर ऑफ वो हो गए लवर हो गए, उसको ज़्यादा ब्रोकर और ज़्यादा मीडिएटर जो है वो हायर नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद अब ब्याज भुगतान की निश्चित दर, इट में भी पॉसिबल कि अगर किसी कंपनी की रेटिंग अच्छी आई है तो उसने पहले 12% पे डिवेंचर इशू किए, अब वो कंपनी चाहे तो 10% पे भी डिवेंचर इशू कर सकती है। तो आपकी इंटरेस्ट जो है उसकी रेट जो है वो लोअर हो सकती है। आपकी अगर अच्छी रेटिंग है तो कंपनियों को एक बेनिफिट होता है कि आप नीची ब्याज दर पर भी प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकते हो। उसके बाद आपके निवेशकों की संख्या में वृद्धि होगी, इन्वेस्टर्स की क्वांटिटी या नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे आपके पास और आपकी सिक्योरिटी भी फास्ट सेल हो जाएगी और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो कैपिटल कलेक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रतिभूति की विपणनशीलता में वृद्धि, अच्छी रेटिंग होने पे आपकी सिक्योरिटी की मार्केटेबिलिटी इंक्रीज होती है। रेटिंग अच्छी है तो लोग आपकी सिक्योरिटी को पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मार्केट में आपकी सेल होगी। तो मार्केटेबिलिटी आपकी सिक्योरिटी की बढ़ने से आपकी कंपनी की गुडविल जो है वो अच्छी हो जाएगी। प्रबंधक को अब आता है लास्ट में, ए बी था अब सी है, प्रबंधकों और कर्मचारियों को लाभ कि क्रेडिट रेटिंग से मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होता है और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं उनको भी अच्छा होता है। जिस कंपनी की रेटिंग अच्छी होती है, गुडविल अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट होगा कि उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेगी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी सर्विसेज का रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड जो है उसको वो मिलेगा। और मैनेजमेंट को ये बेनिफिट है कि उनका डिविडेंड इट में भी पॉसिबल, अगर वो शेयर होल्डर्स है तो बढ़ जाए, उनकी गुडविल बढ़ेगी और उनको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन या कंपनी के एक्सपेंशन में जो बेनिफिट मिलेगा, एक कंपनी के बाद वो आसानी से दूसरी कंपनी का सेटअप कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ डीमेरिट है, क्रेडिट रेटिंग की कुछ डीमेरिट्स होती है। अब तक आपने देखा सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, इन्वेस्टर्स को पता चला, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया और क्रेडिट रेटिंग के बहुत सारे बेनिफिट मिले, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग में ग्रेडिंग दी जाती है, ए, बी, बी, सी, डी। तो ए होता है अच्छी क्वालिटी को बताता है, बी होता है नॉर्मल को बताता है, सी होता है वो कांस्टेंट को बताता है और डी में डिफॉल्ट को बताया जाता है। तो ऐसे रेटिंग देने से, ऐसे सैम्बल्स वाइज कुछ चिन्ह देने से, ग्रेडिंग देने से सिक्योर आपको पता चल जाता है और आप उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हो। अब इनकी डीमेरिट क्या है कि गुणात्मक साख मूल्यांकन का अभाव, कि एक क्वालिटेटिव जो है वो इवेल्युएशन नहीं किया जाता है। कंपनियां क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग कंपनियों को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी कंपनियों की करनी पड़ती है, तो वो एक वो ऊपर का कच्चा चिट्ठा देख करके और उनका बैलेंस शीट को देख करके और एक इवेल्युएशन जो है वो लगा देती है और किसी भी स्टाइल के ज़्यादा डीप में जा करके जो है कंपनी की स्टडी नहीं की जाती है। तो कंपनी की जब डीप में स्टडी नहीं की जाती है तो इस वजह से भी क्या होता है, क्वालिटेटिव इवेल्युएशन जो है वो कंपनी का नहीं आ पाता है। तो ये बेटर प्रॉब्लम है कि गुणात्मक साख मूल्यांकन का अभाव होता है, सिक्योरिटी के बारे में आपको पूरी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। उसके बाद साख मूल्यांकन में भविष्य संबंधी सूचनाओं की उपेक्षा, इसमें जो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन होती है क्रेडिट रेटिंग में एटलीस्ट उनको इग्नोर कर दिया जाता है कि फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मेरी पास्ट भी अच्छा नहीं था, मेरा प्रेजेंट भी अच्छा नहीं है, बट इन फ्यूचर अभी कोई ऐसा चेंज आ जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे, तो मेरा फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो कंपनीज में भी ऐसा ही होता है कि फ्यूचर में अगर इकोनॉमिक सेक्टर में फ्लक्चुएशन आ गया, अप्स की कंडीशन आ गई, पॉलिटिकल सेक्टर अच्छा आ गया, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन सेक्टर में अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो इट में भी पॉसिबल कि आपकी कंडीशन बेटर हो जाए। तो अगर आज आपकी कंडीशन लोअर दी है रेटिंग, तो फ्यूचर के साथ इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो ये भी है कि फ्यूचर की सूचनाओं को ये थोड़ा सा उपेक्षित कर देता है और कई महत्वपूर्ण सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस को अच्छी खासी रकम अगर कंपनी से मिल जाती है तो बहुत सी बातों को सीक्रेट रखते हुए और जो रेटिंग पुरानी चल रही है उसी को अपडेट ही नहीं करती है कि किसी स्टाइल का कोई क्राइसिस कंपनी में क्रिएट हो गया, तो बहुत सी सूचनाओं को कभी कभी गुप्त रखा जाता है। तो ये भी गलत है। देखो सब ऐसा नहीं करती लेकिन कुछ ऐसा करती है, उससे इन्वेस्टर्स को धक्का लगता है और कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ कंपनियां ऐसा काम करती है तो वो गलत है, उससे इन्वेस्टर्स भी बेचारा जो हो जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है और कहाँ इन्वेस्ट करना होता है और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसके बाद साख मूल्यांकन वर्ग में कमी की, यहाँ जो होता है ज़्यादा इसके जो है वो क्लास इंटरवल्स नहीं है, ए बी सी जैसे मैंने आपको बताई यही ग्रेडिंग होती है, लेकिन ग्रेडिंग बहुत सी हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है। तो एक अच्छे से बताओ, एक एक चीज़ के लिए एक एक चिन्हों को जो है वो बताया जाना चाहिए ताकि
आप पूरा एक तरीके से इवेल्युएशन कर सको कि इस सेक्टर में ए है, इसमें बी है और इसमें सी है। हर कंपनी सभी में ये नहीं हो सकती कि रिस्क नहीं है, रिटर्न भी अच्छा है, फ्यूचर में रिडम्पशन भी मिल जाएगा, डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो हो सकता है रिस्क हो, रिस्क नहीं हो तो रिटर्न लोअर मिलेगा, तो कहीं कुछ ऐसा होता है। तो इस स्टाइल्स के इसमें यहाँ क्लास इंटरवल्स इसमें नहीं है। उसके बाद साख मूल्यांकन कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ स्थिति की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के बारे में कुछ नहीं बता रही है, केवल मात्र सिक्योरिटी के बारे में बता रही है, और सिक्योरिटी के बारे में उसके पास्ट को देख करके बता रही है कि पास्ट में इतना डिविडेंड दिया था तो इन फ्यूचर डिविडेंड की रेट यह रहेगी या आपका जो है नहीं होगा। लेकिन कंपनी में क्या फ्लक्चुएशन हो गया, कंपनी में क्या डाउन कंडीशन हो गई, वो ये इवेल्युएट कर करके नहीं बताती है, तो ये थोड़ी सी इसकी मिस्टेक है। उसके बाद प्रतिकूल दशाओं का प्रभाव, कि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इम्पैक्ट भी क्रेडिट रेटिंग को शो करना चाहिए कि कहीं कोई बड़ा उतार चढ़ाव आ गया तो इट में भी पॉसिबल कि कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो ऐसा भी कुछ एडजस्टमेंट का रखना चाहिए। उसके बाद साख मूल्यांकन में अंतर से हानि, कभी कभी क्या होता है कि मेरी रेटिंग आज कुछ और थी और कल मैंने कहा ना जैसे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरी रेटिंग हाई हो जाए, लेकिन मेरी रेटिंग हाई वापस होगी जब वो मेरे बारे में स्टडी करेगा, वरना तब तक मैं मार्केट में लोअर पर ही चलती रहूँगी। और सपोज करो आज मेरी रेटिंग अच्छी हो गई और कल ही मेरी कंपनी के सीईओ ने जो है रिज़ाइन दे दिया और नया सीईओ आया, वो बहुत ज़्यादा करप्ट पर्सन था, तो फिर क्या होगा, अभी तो मेरी रेटिंग अच्छी चल रही है। तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है क्रेडिट रेटिंग में। ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। आपकी और भी कोई हो क्वेश्चन तो एक बार मुझे सेंड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्रेडिट रेटिंग जो है वो बीकॉम और बीबीए वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखता है।